चलिए तो शुरुआत करते हैं अब एक और टेस्ट पेपर। और ये सेट नंबर है आपका 27, ठीक है। तो 27 जो सेट नंबर है उसमें आप लोगों के पास सबसे पहले हम लोग हिंदी के 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट उसके बाद के हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे ना। आज टाइपिस्ट के द्वारा थोड़ा सा डिले है ब्लैक पीपीटी को भेजने में, तो तब तक हम इसी पे सॉल्व कर लेते हैं ना, जब तक मुझे वो पीपीटी मिलती है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपके पास में बिल्कुल बेसिक था, सिंपल था, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि परिष्कार शब्द है। तो परिष्कार शब्द क्या है? पहले परिष्कार का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सजाना, किसी चीज में जो है सजावट देना। और जहां परिष्कार के शब्द की हम लोग बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी भी चीज को और ज्यादा बेहतर करने के लिए उसको परिष्कृत किया जाता है ना, या उसको जो है परिष्कार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बाकी व्यक्ति क्या है, जाति क्या है, समूह क्या है, मैं लगभग हर पेपर में करवा रहा हूं, तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है बिल्कुल बेसिक कि पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है इनमें से? और ये ऑप्शन आर उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। कैसे समझना जरा ध्यान से। जो हमारे पास में पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें उत्तम पुरुष में क्या आता है? जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमने, है ना, हमसे। तो यानी कि जहां पर भी वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा उसमें आएगा उत्तम। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, वक्ता मतलब बोलने वाला। तो अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए मैं लिख सकता हूं, मुझे लिख सकता हूं, मेरा लिख सकता हूं। तो ये सब क्या है हमारे पास में? उत्तम पुरुष के उदाहरण है। मध्यम पुरुष मतलब इसका प्रयोग होता है श्रोता के लिए। श्रोता मतलब सुनने वाला। जैसे मैं कहूं तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुमसे, तुमने इत्यादि, तो वो हो जाएगा श्रोता के लिए। और अन्य पुरुष का मतलब जिसका प्रयोग न तो हम लोग वक्ता के रूप में कर रहे हैं न श्रोता के रूप में, बल्कि किसी अन्य के लिए करें, किसी तीसरे के लिए। जैसे क्या? वे, उसने, उसका, उनसे, है ना, वह। तो ये जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो किसी और के लिए हो रहा है कि वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। वो कौन है? अब वो जो है वो हम लोग बोलते हैं अन्य पुरुष, किसी और के बारे में, है ना। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना, ये किस में आती है? पुरुषवाचक में आती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब ये तो नाम से क्लियर होगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग जो होगा वो होता है ठकुराइन। तो ये इतना बड़ा जो है सवाल है नहीं, बेसिक सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 में आए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है कि सही वर्तनी का चयन करें, मतलब शुद्ध कौन सा जो है लिखा हुआ है। योर ऑप्शंस आर अवस्थापना में, है ना, अवस्थापना, अवस्थापना या अवस्थापनो, कौन सा सही लग रहा है? अवस्थापना, यानी ऑप्शन नंबर, ये तो बेसिक है ना कि अवस्थापना जो है ये सही जो है लिखा हुआ है, यानी कि वर्तनी इसकी जो है शुद्ध है। और बाकी जो भी लिखे हैं अवस्थापना, है ना, पढ़ने में ही देखो कितना उटपटांग से दिखेगा, तो ये गलत है। अवस्थापना ये भी गलत है, और अवस्थापनो तो कुछ होता ही नहीं है, ये भी क्या है? गलत है। राम ने रावण को मारा, राइट। अब इसमें हमसे क्या पूछा है? क्रिया पूछा है कि इसमें कौन सी क्रिया हो रही है। इसमें संयुक्त क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया है, इसमें सकर्मक क्रिया है, या जो है इसमें जो है बी और सी दोनों ही ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें अकर्मक भी है और इसमें सकर्मक भी है। तो राम ने रावण को मारा। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि इसमें हमेशा देखा करो, देखो राम क्या है इसमें? यह है कर्ता, है ना। और कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। तो ने जो विभक्ति है वो कर्ता की हो गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है इसमें कि कौन सा है ना, तो राम ने, कर्ता ने कर्म। अब कर्म का विभक्ति क्या है? को, है कि नहीं? कर्म की विभक्ति क्या है? को। तो राम ने को किसको मारा? रावण। तो रावण क्या है इसमें? कर्म है। और जिस क्रिया में कर्म की उपस्थिति होती है या जिस क्रिया में कर्म होता है उसको कहते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया। और मैंने ऐसा भी कहा था, या तो आप ऐसे भी चेक सकते हैं कि आप क्या सवाल पूछ लो या किसको सवाल पूछ लो कि राम ने किसको मारा? रावण को मारा, आंसर मिल रहा है ना। तो इट मीन इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है। अकर्मक मतलब जहां पर कर्म नहीं होता। अगर मैं कहता कि राहुल हंसा, तो वह हंसना एक क्रिया है, और राहुल हंसा, आप ऐसा तो नहीं कि राहुल क्या हंसा, क्या हंसा नहीं,
क्यों हंसा हो सकता है लेकिन क्या हंसा नहीं, क्या का उत्तर नहीं मिलेगा, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। और संयुक्त क्रिया मतलब जहां पर एक या एक से अधिक, या ऐसे भी कह सकते हो जहां पर दो से अधिक या दो जो है धातुएं आई या क्रियाएं आई। जैसे मैंने कहा कि राम गाने लगा, तो गाना एक क्रिया और लगा एक क्रिया है, तो वो गाने लगा तो उसमें क्या है, संयुक्त क्रिया आ जाएगी। खाने लगा, गाने लगा, जाने लगा, सोने लगा, नहाने लगा, तो वहां पर सब में क्या है, संयुक्त क्रियाएं आएंगी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, लिख दीजिएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये आपके लिए इजी पढ़ना चाहिए था। अभी तक के क्वेश्चन देखो कितने बेसिक है, ठीक है, छठवां क्वेश्चन भी बेसिक है, तो ऑप्शन लिख लेना इसका बी, छठवें का राइट आंसर इज बी। अब यहां से थोड़ा सा अच्छे सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हुए हम लोग बात कर लेते हैं कि बीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी से, जैसे आप कहते हैं ना कि अरे भाई यार ये काम कर ले, मैंने आपका बीड़ा उठा रखा, हम हालांकि बेड़ा बोल देते हैं लेकिन बीड़ा, हमने आपका बीड़ा उठा रखा, मैं क्यों करूं ये काम? तो बीड़ा उठाने का मतलब कि किसी काम का भार लेना, मैं क्यों तुम्हारे काम का भार लूं, तुम्हारा काम था ये करना, तुम स्वयं करो भाई, मुझे क्यों बेड़ा दे रहे हो? तो इट मींस कि बीड़ा उठाना मतलब किसी काम का भार लेना, उसके लिए सही जो है सातवें का आंसर आ जाएगा। मुंह में राम बगल में छुरी, कितनी बार ये लोकोक्ति आप लोगों ने सुनी है, इवन कहीं भी होगी। तो मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब क्या है कि ऊपर ऊपर से तो मित्रता का भाव रखता है, लेकिन इसके मन में जो है दुश्मनी, शत्रुता है। तो जो ऊपर से मित्रता का भाव रखे और उसके मन में जो है बैर हो, दुश्मनी हो, कहीं ना कहीं शत्रुता हो, मेरे बारे में गलत ख्याल उसके आते हो, तो फिर ये तो वही बात है, मुंह में राम और बगल में छुरी, है ना। तो इसका राइट आंसर भी क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। 9th पे आते हैं जरा, इनमें से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? और ये आई थिंक इजी होना चाहिए। मंदाकिनी, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। देखो इसका राइट आंसर है त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी तो वो है ना जहां पर तीन नदियों का संगम है, तीन नदियों का जो संगम है, जहां पर तीन नदियां मिलती हैं, तो त्रिवेणी तो उसको कहेंगे। जैसे अगर आप ज्यादा नहीं जाओ तो जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है ना, और साथ में कौन सी नदी, सरस्वती नदी, तो इनका जो संगम है उसको त्रिवेणी कह लेते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम जैसे वो है तो त्रिवेणी है। तो त्रिवेणी जो है वो नदियों के संगम का स्थान है, न बल्कि जो है नदी गंगा का नाम। बाकी भगीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, ये तीनों के तीनों किसके हैं, गंगा के पर्यायवाची हैं। इनके अलावा गंगा को क्या बोलते हैं, देव नदी, लिख लेना अगर कोई लिख रहा है, देव नदी गंगा है। जानवी नदी, तो जानवी नदी जो है, जानवी नदी भी आप गंगा के पर्यायवाची के रूप में जो है ले आ सकते हो। अलकनंदा, अलकनंदा, त्रिपथगा, सुरसरी, सुरसरी, ये सारे पर्यायवाची जो शब्द आते हैं वो आते हैं गंगा के लिए। तो गंगा के पर्यायवाची शब्दों में आप लोग इनको भी मेंशन कर सकते हो, है ना। चलिए तो भाई बताते रहना कि मेरी आवाज क्लियर है नहीं है, वो सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करना कि निम्नलिखित में से आदि शब्द का विलोम क्या है। तो आपने गाना भी सुना होगा कि आदि ना अंत है जिसका, लेकिन आदि शब्द इसका क्या होगा? अब यहां पर आदि का मतलब प्रारंभ से, यानी कि प्राचीन से, सबसे पहले की शुरुआत से, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आदि नहीं, तो इसका आ जाएगा अंतिम। क्या आ जाएगा, अंतिम। अब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अंत भी हो सकता है, तो अंत में प्रारंभ का भी लिख सकता हूं, जो चीज का प्रारंभ है उसका अंत भी है। प्रथम का तो खैर अपोजिट ही अंतिम है, और आद्य मतलब अंतिम का देखो प्रारंभ या अंतिम का अपोजिट क्या है, आदि या प्रारंभ या प्रथम हो सकता है ना। और यहाँ पर क्या आ गया है, आद्य। आद्य का मतलब आज की बात, और आद्य का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि जो बहुत पुरानी बात हो, इसके लिए आता है अंत्य। क्या शब्द आता है, अंत्य। तो आदि का क्या हो जाएगा, अंत्य। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तुरंत कविताएं बना सकता है वो, तत्काल जो है कविता बनाने में कुशल हो, तो उसको हम लोग क्या सही नाम देंगे, सुकवि, महाकवि, आशु कवि, या फिर जो है राजकवि। क्या लगता है आपको, क्या आंसर आना चाहिए, सोचिए क्या आंसर इसका आना चाहिए। बी नहीं, देखो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, आशु कवि। अच्छा, सुकवि जिसके नाम के आगे सु लग गया है, तो सु मतलब यहाँ ये विद्वान है, जो अपनी रचनाओं में जो है, जो भी उसने कविताएं लिखी हैं, अगर उसमें उसको उत्कृष्टता मिल चुकी है,
जो बढ़िया कवि लिखते हैं, हम नहीं कहते ये सुकवि है। तो सुकवि मतलब कि जिसको अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में जो है क्या मिली है, उत्कृष्टता मिली, जो उत्कृष्ट रचनाएं लिखता हो, उत्कृष्ट, है ना। तो जो उत्कृष्ट रचनाएं लिखता हो, तो उत्कृष्ट रचना वाले, कई बार जो ना फ्लो फ्लो में मैं भी गड़बड़ करता हूँ, तो क्या कहते हैं हम लोग, जो उत्कृष्ट रचनाएं लिखने वाला हो या कविताएं लिखने वाला हो उसको सुकवि कहेंगे। अच्छा, महाकवि मतलब महान कवि, जिसने महान जो है कविताएं रची हैं, तो महान कविताएं रचने वाला महाकवि हो जाएगा। और राजकवि मतलब जिसको हम लोग पहले समय में दरबारी कवि भी कहते थे। अब राजकवि या दरबारी कवि का मतलब कि वह कवि जिसको राजा ने आश्रय दिया हो या राजा ने जिसको संरक्षण दिया हो, तो ऐसे कवि के लिए शब्द आएगा राजकवि। और वो कवि जो तत्काल तुरंत क्षण भर में वहीं पर जो है खड़े खड़े कविताएं रच ले, तो वो क्या है, आशु कवि है। तो तुरंत कविताएं बना लेता है, उसको एक सब्जेक्ट चाहिए तो कविताएं बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा, इस उपन्यास के रचयिता कौन है? एंड योर ऑप्शंस आर जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड हरिओध। भाई क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन गड़बड़ है, क्योंकि मैंने आज तक इतनी हिंदी पढ़ाई है, तो मुझे पता है ना कि जो अनाम दास का पोथा है, इसमें तो इनमें से कोई है ही नहीं जो ऑप्शन वास्तव में होना चाहिए था। और क्या होना चाहिए था ऑप्शन में? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब। ये क्वेश्चन मिस टाइप है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मिस टाइप है। 12वें में जो क्वेश्चन लिए, मैं आपको भी क्लियर करवा रहा हूं, ऑनलाइन में जो मुझे सुन रहे हैं, तो ये जो है इनमें से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बल्कि इसका जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा बताओ? तो इसका सही जवाब जो आएगा वो आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना। कहाँ लेट हो सूरज आज, पता ही नहीं चला, पता चलने दो भाई। जो क्वेश्चन 12 था ना, आप चेक करो, इसके ये सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए, ये मिस टाइप क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी आना है। तो पहले 12वें का राइट आंसर, मतलब इसको क्वेश्चन मार्क कर दो और इसमें जो है आप लोग लिख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाम तो सुनाइए ना। चलो बताओ, आपसे एक सवाल पूछते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कोई भी 4-5 रचनाएं जो बहुत फेमस है। कई बार बताया मैंने, जैसे शिरीष के फूल, है ना, अशोक के फूल, 2 तो हमें फूल से ही मिल जाएगा, अब इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? इस, हाँ बस आलोक पर्व, आलोक पर्व इन्होंने लिखा है। नाखून बढ़ते हैं आपके, तो सवाल पूछना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में से एक आता है ना। इसके अलावा इन्होंने लिखा है गतिशील चिंतन, गतिशील चिंतन। और सबसे अच्छी बात जो अभी सूरज ने बात साझा की है कि जो आलोक पर्व था, उसी के लिए हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1973 का। तो 1973 का साहित्य अकादमी ला चुके हैं हमारे हजारी प्रसाद जी, और वो जो है 1973 में किसके लिए? आलोक पर्व के लिए जो उनको मिला था। अब वो ऑप्शंस में नहीं है, तो जो लोग मुझे लेट सुन रहे हो ये ना सोचना कि सर ये कहां से आप हजारी बता रहे हो, इसमें आना चाहिए था हजारी जी का नाम, जो अनलकीली यहाँ पर है नहीं। बाकी जयशंकर जी के बारे में कई बार बता चुका हूँ, उर्वशी, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, है ना, कानन कुसुम, चित्राधार, ये मैं प्रीवियस क्लास में करवा चुका हूँ, इसलिए मैं फटाफट चल रहा हूँ। जो लोग नए जुड़ रहे हो प्रीवियस वीडियोस देखो भाई जल्दी से। मैथिली जी के बारे में कितनी सारी है, रंग में भंग जो इनकी पहली भी थी 1909 में जब इन्होंने पब्लिश की थी, है ना। जयद्रथ वध किसने लिखी है? जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्ता जी की है। इसी तरीके से जो है भारत भारती, है ना, किसान, पंचवटी, श्रृंगार, ये सारे किसकी रचनाएं मैं आपको बता रहा हूं, वो मैथिली शरण जी की थी। और रही बात यहाँ पर हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो भारतेंदु जी की जो सबसे प्रसिद्ध कविताओं में आती है वो आती है प्रेम माधुरी। तो इन्होंने प्रेम माधुरी लिखी, प्रेम माधुरी। और इसी तरीके से प्रेम मालिनी, तो शायद माधुरी दीक्षित जी के भी और हेमा मालिनी जी के भी फैन थे, तो उन्होंने प्रेम माधुरी भी लिख दी और प्रेम जो है मालिनी भी लिख ली। इसके अलावा इन्होंने लिखा है विनय प्रेम पचासा, तो इन्होंने जो है विनय प्रेम पचासा भी लिखा है, ये भी मजेदार है। इन्होंने लिखा है प्रेम सरोवर, है ना, ये सब मैं आपको हरिश्चंद्र जी की बता रहा हूँ, तो इन्होंने प्रेम सरोवर लिखा है। इसके अलावा इन्होंने जो है प्रेम फुलवारी, प्रेम के नाम से जितने भी हैं सब इन्होंने लिखा है, प्रेम फुलवारी इत्यादि। तो सबके नाम के आगे प्रेम जहां लगा है वो बड़े प्रेम से लिखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और आप बताओ, आपने हरिओध जी का नाम सुना है? आपको बस यूं बता दूं कि जो हमारी खड़ी बोली हिंदी है ना, इस खड़ी बोली हिंदी का जो पहला महाकाव्य था वो हरिओध जी ने ही लिखा था। वैसे इनका रियल नाम हरिओध नहीं है, इनका टाइटल है हरिओध, इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। तो जो हरिओध है ना, इनका वास्तव में जो नाम है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये इनका नाम है।
और जैसे मैंने कहा कि जो हमारी खड़ी बोली हिंदी है, उस खड़ी बोली हिंदी का जो पहला लिखा गया था महाकाव्य, वो इन्होंने लिखा था, जिसका नाम था एनीवन, प्रिय प्रवास। तो इन्होंने क्या लिखी है, इन्होंने लिखी है प्रिय प्रवास। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हरिओ जी की प्रमुख रचनाओं में पहला है प्रिय, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लिखी है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास भी हरिओद यानी अयोध्या जी की एक पुस्तक है। इसके अलावा प्रेम प्रपंच है ना, कर्मवीर, फूल पत्ते, परिजात, चौखे चौपदे, ये सारी रचनाओं को लिखने का श्रेय जाता है हरिओद जी को। प्रेम पत्ते एंड ऑल ना। तो इसका राइट आंसर क्या मिला था हमें, इनमें से तो खैर कोई नहीं है, लेकिन मैंने अलग से आपको बता दिया, वो थे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो प्लीज करेक्शन दे देना क्वेश्चन नंबर 12 पे, है ना। चलिए 13 पे आओ जल्दी से। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाई। अब इसमें एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि सर एक वर्ण है, वर्ण कह रहा हूं मैं, शब्द नहीं, शब्द एंड वर्ण में डिफरेंस है। ता वर्ण, ता वर्ण, ता वर्ण, ता, सब में ता है। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ कहीं ऑप्शन में अनुप्रास अलंकार लिखा है तो उसको सही कर लीजिए, वर्णों की जो है क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। मैंने कितने सारे आपको समझा रखे। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब कितनी बार वर्ण का इस्तेमाल हुआ, कौन सा अलंकार है, यही अलंकार है। रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, क्या है, यही अलंकार है। अब उसमें 6 का अलंकार है खैर, लेकिन ये अलंकार तो वही है ना। तो इट मीन्स कि यहाँ पर सब में क्या है, अनुप्रास। यमक में कई दफे बता चुका हूं, यमक का अर्थ होता है युग्म, युग्म मतलब दो, दो मतलब जोड़ा। तो जहां पर शब्द एटलीस्ट कम से कम 2 बार आए हो, कोई शब्द कम से कम 2 बार हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। कनक कनक आगे ना 2 बार, कनक कनकते सोगुनी, तो कनक कनक यानी कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा, घटा मतलब बादल और घटा मतलब कम होना। 2 बार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जहां पर कोई 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार इसका अर्थ भिन्न हो जाए, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। क्लियर है ना, हो जाएगा। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, तो भाई ये सब क्या है, आपके यमक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या पहचान बताया था आपको, जानू जनहू, है ना, मानो मनहू, है ना, या मकू, जो इत्यादि शब्दों की पहचान आप इससे कर सकते हो। और उपमा तो मैं खैर कई दफा बता चुका हूं कि आप किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे से कर लेते हो। कितनी बार बोलूंगी कि चांद सा सुंदर मुख, तो आपने मुख की तुलना चांद से कर दी, है ना। तो जहां आप तुलना कर रहे हो किसी तुच्छ वस्तु की किसी महान वस्तु से, तो वहां पर उपमा अलंकार आएगा। बस ये आप लोगों को मैं कई दफा ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बता चुका, राइट। तो डन हो गया, इसका राइट आंसर आया 13 का ए। 14th इजी है, सत धन चरित्र। अब देखो तो ऊपर से हलंत है तो मतलब ये व्यंजन है, तो अगर व्यंजन का मेल हम व्यंजन से करवा रहे हैं तो उसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन ही होगी। तो सत धन चरित्र यानी सच्चरित्र, इसमें क्या है, व्यंजन संधि है, राइट। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, निर्धन वाह, तो इसमें निर है। और निर का मतलब यहां पर किस चीज से, निम्न से, हीन से, कि जो कम है, जो हीन है, उसके लिए आता है निर जो है उपसर्ग। तो राइट आंसर निर लिख लेना, जल्दी जल्दी आंसर भी नोट करते रहो। किसके, ये निर वाले के नीचे, वो तब जब आप संधि विच्छेद करोगे तो वो संधि विच्छेद में आता है, यहां पर नहीं। संधि विच्छेद वाले मामले में आप लिख सकते हो, और वैसे लिखोगे भी तो गलत भी नहीं है ना, बट अगर ये भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें निर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अब ये जो मैंने लास्ट के 4-5 क्वेश्चन डाले हैं, अभी रिसेंट जो वीडियो का पेपर हुआ था ना, वीडियो बीपीडीओ, उसी के क्वेश्चन है। आप भूल जाते हो, किसी ने नहीं भी दिए होंगे, तो उनके क्वेश्चंस में से अभी रिसेंट पूछा गया है, 2023 का ये पेपर था, 23-24 आई थिंक 23 का। ताते खू जवी मरु, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का सही जो है अर्थ क्या है, सही तात्पर्य क्या है। गर्म भोजन खाना, ताते खाते समय जीभ जलना, जल्दी जल्दी खाना, या प्रत्येक कार्य में उतावलीपन दिखाना, बताओ। अब ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि आप तुक्का भी लगाते तो ठीक हो जाता, जल्दी बताओ। डी ना, प्रत्येक कार्य में उतावली दिखाना, तो वही है, ताते खू जमी मरु। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलो एक और सवाल। एक तरफ लिस्ट में नेम है, ऑन द अदर साइड उनके सिनोनिम कह लो, या उनके लिए क्या प्रयोग होता है। जैसे भगवान इंद्र थे, इसको पूरा क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, यहां रुकना जरा। तो इंद्र के लिए आप क्या बता दे रहे हो, इंद्र के लिए क्या आएगा,
वज्रपाणी, वज्र किसका हथियार है भाई? इंद्र का तो है, थोड़ा दिखेगा नहीं शायद ऑनलाइन में। इंद्र का जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, यानी कि ए का क्या होना चाहिए? 3, है ना। अब ए का 3 यहाँ एक ही ऑप्शन में है ना, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अभी बाकी पे भी आता हूं, रुको जरा, देखो यहाँ ध्यान पूर्वक आओ। तो इंद्र जो है, इंद्र का प्रयोग किसके रूप में होता है? वज्रपाणी। अच्छा एक चीज बताओ, वज्रपाणी के अलावा इंद्र का और क्या सिनोनिम है? जल्दी से, कुछ भी जो आपको लगता है इंद्र है। अरे कुछ नहीं बोलना तो नरेश बोल दो ना, नरेश है, नरेंद्र है, नरेंद्र है ना, शक्र है। इंद्र को ही विडोजा कहते हैं, विडोजा कहते हैं कि नहीं? इंद्र को ही क्या कहते हैं आप लोग? शचीपति। शचीपति जो है, ये किसको आप लोग कह सकते हैं? भगवान इंद्र को जो है आप लोग कह सकते हैं। इसके अलावा इनको पर्वतारी, पर्वतारी, सुरेश, ये सब इन्हीं के तो नाम है, पर्वतारी, सुरेश, है ना। इन्हीं को कहते हैं जिष्णु, जिष्णु, हाँ नॉट विष्णु, जिष्णु। कौन? इंद्र। इंद्र की बात करो, मैं इंद्र के सिनोनिम बता रहा हूं। और साथ में इंद्र को ही लिखते हैं जीमूत वाहन, जीमूत वाहन। तो ये सारे इंद्र के नाम है। और ऐसे वज्रपाणी भी इंद्र था, राइट, डन। दूसरा क्या था इसमें इंद्र के बाद? कामदेव। अब देखो कामदेव, तो कामदेव के लिए क्या है? अगर उसमें कहीं पर ऑप्शन में क्या लिखा था? मकर ध्वज लिखा था तो सही था। अगर हमसे कामदेव जी के पूछता है कि कामदेव के क्या क्या है, तो कामदेव में जैसे मकर ध्वज, जो कि इसमें पूछा भी है तो वो तो है ही है। इसके अलावा मनोज, मदन, मदन, मनोज, ये सब किसके नाम है? ये जो है इन्हीं के नाम है। इसके अलावा आता है इसमें रतिपति, रतिपति, मनसिज, है ना, कंदर्प, कंदर्प, ये सारे किसके मैं आपको सिनोनिम्स बता रहा हूं, दैट इज ऑफ कामदेवा, है ना। अतनु, अतनु, मार, मार इन्हीं का है। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? ये हैं सब के सब कामदेव जी के। तो कामदेव में भी ये सही हो जाएगा। गंगा के मैंने अभी अभी बताया, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, अभी अभी लिखवाया था, इससे पहले सब लोग देख लेना। जो नए प्रश्नों में अभी जुड़ रहा है वो स्टार्टिंग से देख लेना। और उसके बाद माँ दुर्गा है, तो दुर्गा को आप क्या कहते हैं? एक तो ऑप्शन यहीं पर है, चौथे का अपर्णा। अपर्णा के अलावा माँ दुर्गा के क्या नाम हो सकते हैं? सोचो। महागौरी, चंडिका, महागौरी, चंडिका, है ना, कल्याणी, कल्याणी भी नहीं को बोलेंगे हम लोग, कल्याणी, या सिर्फ चंडी, भवानी, मां भवानी नहीं को तो कहेंगे भवानी, महामाया, महामाया, कालिका, कालिका, गुड, भगवती आदि, ईटीसी। ये सारे नाम हम लोग दे सकते हैं किसको? माँ दुर्गा को। मीनाक्षी, मीनाक्षी नाम होता है बहुत सारे लोगों के, तो मीनाक्षी इत्यादि, ये सारे इन्हीं के नाम है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ, सिंह पल्योणा, सुनी चाहिए कहावत कि ये कहते 24 घंटा सिंह पल्योणा। तो सिंह पल्योणा, पल्योणा मतलब हमारे वहां कहते हैं नुकीला करना, सिंह नुकीला। तो जितना सिंह नुकीला होगा उतना वो चोट करेगा, गुस्से में होगा। तो सिंह पल्योणा का मतलब क्या है? इसका मतलब बताओ, सी लिखना ही भूल गई। इसका मतलब लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना। क्या यार अभी मैं कुछ बोलता हूँ, सौरभ क्या नाम है, सूरज, तो सूरज को कुछ बोल दूं तो अचानक से धमकी, मतलब सीधे उतावलापन आ जाएगा कि देख लूंगा, पीट लूंगा, है ना। तो लाइक दैट। तो सिंह पल्योणा मतलब कि हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना। चलिए दो और क्वेश्चन से हिंदी के, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वत्स्य व्यंजन इनमें से कौन सा है? अच्छा पहले यूं ना बताएं आप कि जो वत्स्य व्यंजन है, जो वत्स्य व्यंजन है, ये वत्स्य व्यंजन क्या होते हैं? कहीं सुना हो अगर? अभी तक तो आप लोगों के लिए चलो आसान था कि सर स्पर्शी व्यंजन होता है ना, या चलो द्विगुण तक भी हम याद रखते थे, द्विगुण व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है, ये सब लोगों ने पढ़े थे। लेकिन व्हाट अबाउट द वत्स्य व्यंजन? देखो ये वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए आपकी ये जो जीभ है, जिह्वा, ये आपके अपर टीथ, ऊपर के जो दांत है अपर टीथ, उनको मसूड़ों को फोल्ड करके टच करती है, ऊपर टच होगी आपकी जीभ। जैसे इनमें से देखो, ना बोलो जरा, ना,
बोल के देखो न। तो ऐसा लग रहा है ये जीभ आपके ऊपर के दांतों के अंदर जो मसूड़ा है ना उसको टच करिए। ला नहीं, ला में तो ये बहुत पीछे जा रही है। ला तो आपका फिर यहाँ सीधे क्या बोलते हैं तालू को छुएगा। दांत के जस्ट ये ऊपरी अपर टीथ है ना, ये दांत इसके ठीक पीछे से हिट करेगा। बोल के देखो ना बोलो जैसे, है ना। ठीक है, ना बोल दिया आप लोगों ने तो ना इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। और क्या बोला था आपने? अच्छा ला बोला, ला। हाँ ला भी हो सकता है, ठीक है, माय बैड, सॉरी। तो ला और रा भी है, बिल्कुल है, रा जो प्रकंपित है, लुंठित है, तो रा भी आएगा। इसके अलावा सा भी है, और जा। तो जैसे जा है, ना है, ला है, रा है, सा है, ये सब किस में आते हैं? वत्स्य व्यंजन में आते हैं। वत्स्य व्यंजन का मतलब वे सभी व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ की जो नोक है वो ऊपरी दांतों के पीछे मसूड़ों को स्पर्श करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं वत्स्य व्यंजन। और लास्ट 20th क्वेश्चन, ये आपने कई बार सुना भी हमारे कहावतों में, खान हुने गैठी कमर लगी पेटी। गेंठी समझते हैं आप लोग? हमारे स्थानीय एक वो होता है ना, सब्जी होती है गेंठी, बेल पे लगती है, वो रेड रेड कलर की बढ़िया होती है, आलू की तरह, है ना। तो खानों के नहीं गेंठी, खाने के लिए तो गेंठी भी नहीं है, एक सब्जी है भाई, अगर किसी को नहीं पता बाद में सर्च कर लेना। और कमर लागी पेटी, इसका मतलब क्या है? अच्छा खाना, पेट भर खाना, झूठी शान दिखाना, खाने के लिए कमर कसना, है ना, या खाने के लिए दर बदर भटकना, इसका अर्थ है झूठी शान दिखाना। तो आप अगर किसी को झूठी शान दिखा रहे हो तो इट मीन्स आपके ऊपर ये कहावत जो है बिल्कुल सच बैठ जाएगी। डन है जी। चलिए, तो ये आपके स्टार्टिंग के हिंदी के कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन हो गए। बाकी आपको रीजनिंग, सॉरी रीजनिंग नहीं, बाकी आपको उत्तराखंड वाला जो टॉपिक है वो सर करवाएंगे, और मेरे हिस्से आएगा क्या? जीएस। तो जीएस के क्वेश्चन निकालना। समय का ऐसा रखना कि 10:30 बजे ही एटलीस्ट हमारी क्लास स्टार्ट हो जाए, क्योंकि देखो 10:30 से अगर स्टार्ट हो तो फिर थोड़ा जल्दी, अब क्लास ही लगभग 11 बज जाती हैं स्टार्ट करने में, तो फिर लंबी खींच जाती है। और आपके इलेक्शन वाले साथी अब देखते हैं कब तक आते हैं ना, सब इलेक्शन में बिजी चल रहे हैं। ये था ना, ठीक है। चलिए, तो ये 20 कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं अपने जीएस वाले सेगमेंट पे। और जीएस के लिए आप क्वेश्चन नंबर उठाना 61 क्वेश्चन, ठीक है, 61। चलो इस वाले से चलते हैं। आज थोड़ा ब्लैक पीपीटी मिली नहीं मुझे अभी ना, तो इसलिए मैं इसी पे आपको बता दे रहा हूँ। तो बाकी के क्वेश्चन अभी पढ़ना छोड़ देना, 2-2, 3-3 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। काफी बड़ा बड़ा दिख जाएगा ना, जिसको थोड़ा कम दिखता है उस बेचारे के लिए बढ़िया ही। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आ जाओ। 61 हुई मोहनजोदड़ो के टीले की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द माउंट्स ऑफ मोहनजोदड़ो? और बेसिक सवाल है, याद है ना सभी लोगों को कि मोहनजोदड़ो की खोज की थी किसने? राखालदास बनर्जी साहब ने। और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को कब खोजा था? 1922 में। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी फ्रेंड्स, जिसको इंडस रिवर कहते हैं। तो ये सिंधु नदी के किनारे यानी इंडस रिवर के किनारे बना हुआ एक जो है शहर है। अगर आपने कंफ्यूजन की है राय बहादुर दयाराम साहनी जी को लेकर, तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने खोजा था 1921 में हड़प्पा को। और हड़प्पा की जो ये सिटी है किस नदी के किनारे है? ये है रावी नदी के किनारे। तो दोनों में कंफ्यूजन कई दफा हो जाती है, आप ही मत लेना। बाकी ये जो सर जॉन मार्शल है, इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपको यूं याद रखना है कि 1902 में सर जॉन मार्शल जो थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक चुने गए। डायरेक्टर जनरल चुना गया, महानिदेशक चुना गया सर जॉन मार्शल 1902 में। किसके? एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और बाद में इन्हीं के तत्वावधान में, इन्हीं के लीडरशिप में, इन्हीं के अंडर जो है दयाराम साहनी जी ने और राखालदास जी ने ये दो जो है प्रमुख खोजें की थी। दूसरी बात, जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया है ना सिंधु घाटी सभ्यता और द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो नाम भी किसने दिया है? वो भी सर जॉन मार्शल ने इस नाम को दिया है। तो बस ये आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर 62वें क्वेश्चन पे आओ तो 62वां क्वेश्चन है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? नहीं, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, गड़बड़ कर दी। मैंने ये नहीं पूछा कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, या ये नहीं कहा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, जिनके नाम के आगे रियल लग जाता, वास्तविक संस्थापक, तो वो आ जाएंगे आपके महावीर।
अब देखो ये सेम क्वेश्चन ऐसा हो गया ना, जैसे हम क्या पढ़ते हैं कि गुप्त राजवंश का संस्थापना किसने की थी, सबको पता है श्रीगुप्त ने, लेकिन अगर सवाल पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगर मैं कहूं कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, आप बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन अगर कहूं कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश का नाम। तो वास्तविक जहां जुड़ जाए, मतलब जिसने पावर को बहुत ज्यादा जो है आगे बढ़ाया था, तो तब हम लोग यहाँ पर जो है ऋषभ जी को ना लिखकर हम महावीरा जी का नाम लिखेंगे। महावीरा आप सब जानते हैं 24वें नंबर के जो है 24th जो है तीर्थंकर हुए थे। ऋषभ देव को एक और नाम जानते हैं हम लोग, आदिनाथ। और आदिनाथ जी की मैं बात करूं तो ये पहले तीर्थंकर थे, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। हमारे नेमिनाथ जी जो है ये थे कौन से, हाँ नहीं देखो सुनो, नेमिनाथ जी का जो प्लेस आएगा ये आएगा 21। 21 में थे नेमिनाथ, 22 में थे आरिस्टा नेमी। अगर कोई नोट करना चाह रहा है तो वो लिख सकता है कि 22 में जो तीर्थंकर थे वो थे आरिस्टा नेमी, आरिस्टा नेमी। 24 में जो, सॉरी 23 छूट गया है, 23 में जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ जी। 23 में जो थे वो थे पार्श्वनाथ जी। ये बहुत बड़ा नाम है। झारखंड में सम्मेद पर्वत आज भी इनके समाधि स्थल के रूप में प्रसिद्ध है ना, पार्श्वनाथ जी। और तब 24 में आगे थे हमारे स्वामी महावीरा। पार्श्वनाथ जी जो थे इन्होंने ही चतुर्याम शिक्षा, चतवारी शिक्षा है ना, यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 शिक्षाएं दी थी। और 5वीं शिक्षा है, 5वां जो महाव्रत दिया था उसमें ब्रह्मचर्य, वो बाद में जोड़ा था हमारे स्वामी महावीरा जी ने। तो ये सवाल इस तरीके से बन सकता है। डिटेलिंग बहुत सारी है, मैं अगेन कर रहा हूं, पूरा जैनिज्म दिमाग के भीतर घूम रहा है, लेकिन यहां इतना सही समय नहीं कि सब कुछ एक साथ हो जाए। नेक्स्ट आओ, विशिष्ट अद्वैतवाद, इसकी शुरुआत किसने की थी? अब अगर सूरज ने आज सुबह क्लास पढ़ी होती, मैंने आज ही करवाई, रामानुजाचार्य। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। शंकराचार्य जी ने कौन सा मत दिया था? अद्वैतवाद। बहुत बढ़िया, गुड, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, नॉन डुअलिज्म। इनके नजर में सब एक ही है, ब्रह्म ही सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ये घमंड नहीं कर रहा हूं, ये हमारे जो है आदि गुरु जी का कहना था कि कण कण में ब्रह्म है। आज ये जो शरीर है ये भी ब्रह्म है और ये निकला भी ब्रह्म से। कल को अगर मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो मैं ब्रह्म में ही विलीन हो जाऊंगा। तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक कथन दिया था, एक फिलॉसफी दी थी, ब्रह्मा इज द ओनली रियलिटी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज द इल्यूजन। बाकी की दुनिया सब माया है, लेकिन ब्रह्म जो है वही एकमात्र सत्य है। जगत जो है वो पूरा मिथ्या है, झूठ है। अच्छा यूं बताएं कि माधवाचार्य जी ने कौन सी फिलॉसफी दी है? द्वैत, मतलब ड्वेलिज्म, द्वैतवाद, बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने जो फिलॉसफी दी है वह है द्वैतवाद। कौन सी फिलॉसफी? ड्वेलिज्म, द्वैतवाद के दो हैं, ड्वेलिज्म है। और निम्बार्क जी ने, हाँ जी, थोड़ा विशिष्ट है लेकिन बता दोगे आप लोग, द्वैता द्वैतवाद क्या है? द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। अब आप इसको होमवर्क समझो या मेरे ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है वो अपना काम समझो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि हु प्रोपाउंडेड विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिया था? एंड एक और शुद्धाद्वैतवाद, ये किसने दिया था? ये दो आपके काम है, आपने मुझे कमेंट में करके बताना है ना। तो विशिष्ट द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद ये किसने दिया था? कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, हाँ जी हुआ। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसकी याद में करवाया? नाम ही देख लो ना, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो था, इनकी स्मृति में, इनकी याद में जो है बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, काम बढ़िया चल रहा था। सडन पता नहीं क्या सूझा कि चलो जी इस बुढ़ापे की उम्र में मैं क्या करता हूँ, चौगान खेलता हूँ। लाहौर में घोड़े के ऊपर बैठकर चौगान खेल रहा था। तो चौगान इज जस्ट लाइक पोलो। आज के टाइम पोलो होता है ना कि बॉल स्टिक से हिट करना पड़ता है घोड़े के ऊपर बैठ के। तो चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिर गया और गिरकर लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई 1210 में। तो ये जो कुतुब मीनार का काम था ये तो अधूरा छूट गया। तब उसके बाद सुल्तान बना कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने ससुर के सपने को पूरा किया और इस जो है कुतुब मीनार की 4 बिल्डिंग्स तैयार कर दी। ये चला, लंबे समय तक चला। लेकिन जिस समय फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा हुआ था, आसमानी बिजली गिरी और कुतुब मीनार की जो चौथी बिल्डिंग थी, पहले 4 उसमें माले थे ना, 4th स्टोरी जो थी, तो वो स्टोरी क्या हो गई? गिर गई। अब उसको रिपेयर करवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। प्लस उसके ऊपर एक और बिल्डिंग डाल दी। तो आज कुतुब मीनार 5 मंजिला है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक का योगदान भी आएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है वहां पर वो कार्य किया था, ये ठीक है। बाकी निजामुद्दीन औलिया किस नाम से फेमस है? इनको कहते हैं महबूब ए इलाही। तो जो महबूब ए इलाही है ना,
ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह दिल्ली में है, ग्रेव इनका दिल्ली में है, और इनको जो है लिख रहे हो आप लोग, चलिए, तो इनको क्या कहते हैं, महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही, ये संज्ञा इनको दी जाती है ना। बाकी तो मोहम्मद गौस और शेख सलीम चिश्ती का नाम आप लोगों ने सुना ही है, वो वही शेख सलीम चिश्ती हैं जिनके आशीर्वाद से सलीम उत्पन्न हुआ था। और सलीम किसका नाम था, बचपन का नाम सलीम किसका था, सलीम किसका बेटा था, सलीम अनारकली की कहानी भी नहीं सुनी, अकबर का बेटा था, है ना। और जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम, सलीम या शेखू बाबा कहते थे उसको। तो उसका जो जन्म हुआ था वो इन्हीं शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद वचनों से हुआ था, है ना। चलिए 65 आओ, विच रिबेलियन इज मेंशन्ड इन द बंकिम चंद्रास चैटर्जीज नोवेल आनंद मठ। ऑप्शन भी नहीं मांगने चाहिए आपको, हमसे पूछा पता क्या, कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो आनंद मठ लिखा है उसमें किस एक रिबेलियन के बारे में जानकारी दी है। नहीं बताओगे तो आज पेपर पढ़ने के बाद सन्यास ले लेना सीधे, सन्यासी है कहीं ऑप्शन में है तो लिखो ना फिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सन्यासी रिबेलियन। तो सन्यासी रिबेलियन, अब ये भी सुन लो, चलो आपको एक और बेसिक चीज बता देता हूं, ये जो सन्यासी आंदोलन था ये हुआ कब था, ये 1770 से लेकर लगभग 1820 के बीच हुआ था, 1770 से लेकर लगभग 1820 हुआ था, कई कई जगहों पर 1700 से लेकर 1800 के बीच भी लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। और कहां हुआ था ये रिबेलियन, हुआ था बंगाल में। और बंगाल में वैसे तो इसके ढेरों ढेर नेता हैं, लेकिन जो दो सबसे बड़े नाम मैं लिख रहा हूं, इसमें एक था देवी चौधरानी जी और दूसरे थे एक पाठक थे कोई, भवानी पाठक, भवानी पाठक। तो ये वो दो बड़े नाम थे जिन्होंने जो है अपनी भूमिका निभाई थी सन्यासी रिबेलियन। और इसी सन्यासी लोग जो है इस समय कृषक कार्यों में भी मतलब जो है गतिशील थे, वो कार्य किया करते थे। तो भाई इन्होंने ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी, तो सन्यासी रिबेलियन ही इसका जो है सही आएगा। बाकी तो आपने सब समझा है। पागलपंथी आंदोलन कब चला था और कहां चला था, एनी गेस, नो आइडिया, कोई बात नहीं, बेसिक लिखना, बताने को बहुत सारी बातें आएंगी लेकिन दो तीन चार चार बातें बस। ये लगभग जो है 1825 से 1850 का समय था जब जो है पागलपंथी रिबेलियन हुआ था, कहां पर, बंगाल में। और बंगाल में जब ये हुआ था ना, तो इसके जो मुख्य नेता थे इसमें दो थे, एक था करम शाह और एक इसी का बेटा, करम शाह का बेटा टीपू शाह, लिखना नॉट सुल्तान, टीपू शाह, टीपू शाह, इन लोगों ने जो है रिबेलियन स्टार्ट किया था। संथाल रिबेलियन मेरे प्यारे साथी ऑलरेडी जानते हैं, 1555-56 की अगर मैं बात करूं तो संथाल रिबेलियन हुआ था इसी प्लेस पर। और संथाल रिबेलियंस की बात करें तो जो दो बड़े नेता थे उसमें कौन थे, सिद्धू और कान्हू। तो सिद्धू और कान्हू नाम के जो दो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या, मुंडा रिबेलियन कब हुआ था, 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। और मुंडा रिबेलियन जो था इसी को हुल रिबेलियन भी कहते हैं, हुल आंदोलन। इसी मुंडा रिबेलियन को आप उलगुलान की संज्ञा देते हैं, ये पूछा जाता है उलगुलान। और मुंडा रिबेलियन का जो मुख्य नेता था उसका नाम था बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा जो थे इनको आप आज भी जानते हो धरती अब्बा के नाम से, इनको धरती अब्बा कहते थे मुंडा को, बिरसा मुंडा को। आज भी इनकी मूर्ति बनी हुई थी, बिरसा मुंडा बहुत बड़ा नाम है। और जो ये बिरसा मुंडा थे ना, इन्होंने रिबेलियन जब छेड़ा था तो इसके पीछे कहानी सीधी सीधी, इस समय जो मुंडा लोग थे, जो भी ये ट्राइबल एक कम्युनिटी थी, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी मुंडा, तो ये क्या करते थे, सामूहिक खेती क्या करते थे, कलेक्टिव इनका एग्रीकल्चर होता था। और उस कलेक्टिव एग्रीकल्चर का जो इनका सिस्टम था उसको दो नाम से जानते थे, या तो इसको मुंडारी कहते थे या खूंट कटी व्यवस्था कहते थे। तो या तो आप उसको खूंट कटी या मुंडारी व्यवस्था कह सकते हैं। मुंडारी व्यवस्था हुआ करती थी मुंडाओं की, क्या थी ये व्यवस्था, सामूहिक खेती करना। अंग्रेज आए, कहा कि सामूहिक खेती नहीं होगी, अलग अलग खेती होकर हर जगह से आप हमें रेवेन्यू दोगे, अपना लूट खसोट का जो काम था ये अंग्रेजों का। तो वो मुंडारी व्यवस्था के खिलाफ जो है ये रिबेलियन चला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका क्या था, बंकिम चंद्र ने, डी हो जाएगा। और सब में मैंने दो दो तीन तीन बातें आपको बताने का प्रयास किया है, आई रियली होप सो आप समझ रहे हो, है ना, डन। चलिए अब इसका आंसर ऑलरेडी आ गया, तो मैं क्या बताऊं, सिद्धू थे, कानू थे, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। 66 का ऑप्शन नंबर डी आ जाओ, 66 ऑप्शन नंबर डी। कुछ तो दिक्कत करता है, परेशान कर दिया इस पैनल ने मुझे,
क्या लग रहा है सूरज, नया लाना पड़ेगा? है सूरज, नया लाना पड़ेगा पेन? नौकरी लगो फटाफट। आप बोल रहे मेरी नौकरी लगने से सर का क्या फायदा? बहुत फायदा है ना, आपकी पहली सैलरी में खा लूंगा फिर। नहीं दोगे? ठीक है चलिए। तो ये वाला क्वेश्चन था ना। अब कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ पर है। कुछ नहीं करना, अभी ये सोचा करो, पहली परत दूसरी परत में है ओजोन परत। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं ना लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जो दूसरी लेयर है मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, आप सबको याद होनी चाहिए मेरे फ्रेंड्स। ये है लेयर्स 1 2 3 4 5। सबसे नीचे आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं वो क्षोभ मंडल लिखते हैं। ट्रोपो के बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, ठीक है। फिर आती है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर मतलब मध्य मंडल। फिर आती है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर यानी कि ताप मंडल। अब देखो ये स्ट्रेटो समताप मंडल और थर्मो है ताप मंडल, और सबसे लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल। तो यही तो हमारे पास में लेयर्स है, ये लेयर्स है हमारे पास में। पहचान कैसे करते हैं, देखो लगभग 8 किलोमीटर से लेकर, अब मैं 8 किलोमीटर लिख रहा हूं, कई लोगों के कान खड़े हो गए, कह रहे कि सर गलत बोल रहा है कि भाई 8 किलोमीटर तो नहीं होता, पोल्स में होता है अप टू 8 किलोमीटर। और अगर आप इक्वेटर से लेकर चलोगे तो तब 18 किलोमीटर। तो यानी कि लगभग जो है 8 किलोमीटर या लिख रहा हूं इसी को 18 किलोमीटर तक होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर। कैसे बोला मैंने, 8 किलोमीटर फ्रॉम पोल्स, ध्रुवों से 8 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर जो है यहां से। तो यहां पर क्या है आपका ट्रोपोस्फेयर आता है। और जितनी भी मौसमी गतिविधियां हो रही है कि बारिश हो रही है ना, धूल उड़ रही है ना, जो भी वेदर फिनोमिना जो भी होता है, जितने भी मौसमी गतिविधियां होती है वो सब इसी वाले पार्ट में होते हैं। किसमें? दैट इज इन ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल जो होता है इसी में होती है। क्षोभ मंडल में एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने नाम सुना है सामान्य चूक दर, सुना है आप लोगों ने ये नाम कभी? सामान्य चूक दर, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब आपको पता है क्या होता है? जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती, कमी आती है। अगर मान लीजिए आप 165 मीटर्स की हाइट पर चढ़ते हो, की ऊंचाई पर चढ़ते हो, तो इतने में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है घट जाता है। आप खुद देखो ना, जब हम शहरी इलाकों में रहते हैं गर्मियों में तो हमें गर्मी लगती है, अभी भी देखो पसीना आ रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है, पसीना आ रहा है। लेकिन अगर मैं अभी पहाड़ चले जाऊं, अपने गांव चले जाऊं पहाड़ पे, तो हाइट में इसके कंपेयर, अच्छा पहाड़ दूर छोड़ो, मैं मसूरी की बात कर लेता हूँ। देहरादून नीचे पे है, मसूरी ऊंचाई पे, तो मसूरी में ठंडा होता है, ऐसे नहीं करो बहुत ठंडा है, बर्फ नहीं गिरी हुई। लेकिन कंपेरेटिव अगर हम लोग देखें तो मसूरी ठंडा है गर्मियों में, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि चलो मसूरी घूम के आते हैं, चक्राता घूम के आते हैं, गाँव की तरफ लोग निकल जाते हैं। हमारे पेरेंट्स देखो गर्मियों में यहाँ नहीं रहते, गर्मियों में अपने गाँव चले जाते हैं, सर्दियों में वहां ज्यादा ठंडा होता है तो नीचे आ जाते हैं। तो यानी हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, और उसी को हम नॉर्मल लैप्स लेते हैं। और पर 165 मीटर्स की हाइट चढ़ने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है डाउन होता है, और ये फिनोमेना भी कहाँ होता है? ट्रोपोस्फेयर में। इसको सामान्य चूक दर या नॉर्मल लैप्स रेट की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है जो कि लगभग 50 किलोमीटर तक होता है ना, तो 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मीसो, फिर थर्मो, फिर एक्सो। तो इस हिसाब से हमसे पूछा था ना कि ओजोन कहाँ है, तो ओजोन परत जो आती है वो आपकी इस दूसरे लेयर्स में आती है, एंड दूसरी लेयर क्या आपकी? दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। तीसरा आ जाओ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश को 1000 झीलों का भूमि कहते हैं? द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक। कितनी बार पूछा गया? फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी कह देना, कुछ गलत पढ़ा रहा था कि मैं, आपको लग गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। भाई ये वन लाइनर में यहां समय नहीं दूंगा। इंडियन इकोनॉमी किसका उदाहरण है? ये कैसे सवाल है भाई? इकोनॉमी मुख्य रूप से हम 3 प्रकार की पढ़ते हैं, वैसे इकोनॉमी के टाइप तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर ऑनरशिप भी होनी चाहिए। इस आधार पर कुल मिलाकर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, होती है कि नहीं? एक होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या समझे आप लोग? सर वो अर्थव्यवस्था जहां पर प्राइवेट जो सेक्टर है वो मजबूत होता है, प्राइवेट सेक्टर्स की मतलब वहां पर स्वामित्व होती है।
तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक होता है जहां पर जो है सरकार का, पब्लिक जो है सेक्टर का या गवर्नमेंट्स का ज्यादा वर्चस्व होता है, ज्यादा नियंत्रण होता है, ऑनरशिप पर कंट्रोल होता है। अब इंडिया ना तो कंप्लीटली हम सरकारी बोल सकते हैं कि सारी सरकारी योजनाएं चलती हैं, और ना कंप्लीट हम निजी बोल सकते हैं। तो इंडिया ने दोनों को लिया है, हमने जो है दोनों का मिक्सचर रखा हुआ है। तो कुछ सेक्टर हमारे पास में आज क्या है, पब्लिक है, पब्लिक मतलब सरकारी है, और कुछ सेक्टर आज हमारे पास में क्या है, प्राइवेट है। जैसे मैं अभी प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ, राइट। तो इट मीन कि हमारे पास में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का बेहतरीन उदाहरण है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना 69। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? अब यहां नहीं लिखा है नीति आयोग, तो इट डजंट मीन हम नहीं लिखेंगे। प्लानिंग आयोग का नाम ही तो बदलकर नीति आयोग रखा गया था, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग कमीशन। अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग हो गया। बताओ जरा, प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? प्लानिंग कमीशन नहीं याद है? 15 मार्च 1950 को। तो 15 मार्च 1950 को बना था आपका योजना आयोग। और बाद में आप सब जानते हैं 2014 में इसकी छुट्टी हो गई, योजना आयोग को बंद कर दिया, और तब जो है 2015 से 1 जनवरी 2015 से इसको रिप्लेस कर दिया था किसने? नीति आयोग ने। इजी है। इसका बताओ तो जरा एनडीसी। अच्छा, एनडीसी का काम क्या होता था कि पहले जो प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट बनाती थी ना, उस रिपोर्ट को रिव्यू करता था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट, जो क्या है यहाँ पर काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई। इसके अगले महीने हुआ था, बताओ। 6 अगस्त, 6 अगस्त 1952 को। तो 6 अगस्त 1952 को बना था एनडीसी, ये भी ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में किसके तहत हुई है? अभी मत कहना सर हम तो 1773 का चार्टर अधिनियम ढूंढ रहे थे, क्योंकि देश का पहला सुप्रीम कोर्ट तो 1774 में बना था। एलिजा पे उसके थे मेन चीफ जस्टिस, और 3 उनके साथ अन्य थे। ये वो नहीं पूछ रहा है। आजादी के बाद का हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट बना था, तो ये सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के भीतर बना था? अब मैं इसकी कहानी सुनाता हूं। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तो उसको पहले फेडरल कोर्ट की संज्ञा दी जाती है, उसको पहले फेडरल कोर्ट कहा जाता था। और एज फेडरल कोर्ट की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, अंडर दी, समझ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? है कहीं, ये है ऑप्शन नंबर डी, ये। और बाद में जब हमें आजादी मिली थी, तो आजादी के बाद ही हमने 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया। तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय हमारा बनकर रेडी हो गया था, लेकिन किसके अधीन? 1935 के अधिनियम के अधीन। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, बताओ? संविधान सभा के गठन की सिफारिश हमें किसने दी थी? कैबिनेट मिशन प्लान ने दी थी। कहानी बड़ी है, मैं शॉर्ट कर दूं फटाफट, समय हो रहा है ना। देखो, कैबिनेट जो मिशन था, सॉरी कैबिनेट छोड़ो, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा, तो इसको बनाने की पहली जो आधिकारिक मांग थी वो 1934 में रखी थी हमारे एम एन रॉय साहब ने। फिर उसके बाद हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो हमारी संविधान सभा बनेगी वो वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के आधार पर बनेगी। अब इसके बाद हमारे पास 3 ऑफर लाई अंग्रेजी सरकार। पहला अगस्त ऑफर लाया था 8 अगस्त 1940 को, लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में, लेकिन उसके जो रिकमेंडेशन थे हमें पसंद नहीं, हमने रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर को, वी रिजेक्टेड, राइट। आफ्टर दैट वो हमारे पास सेकंड प्लान लेकर आए थे, दैट इज कॉल्ड क्रिप्स प्लान या क्रिप्स मिशन। 23 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। हमने उसकी भी रिकमेंडेशन को दरकिनार किया, हमें कहा नहीं पसंद भाई। और तब जाकर, अब आ जाओ कैबिनेट, तब जाकर कैबिनेट जो प्लान था ये आया था हमारे पास में 24 मार्च 1946, है ना, केयरफुली। 23 मार्च 1942 को तो क्रिप्स था, और 24 मार्च 1946 इस दिन था आपका कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन। और माउंटबेटन प्लान भी बताना है। चलो, माउंटबेटन प्लान जो था इसको 3 जून प्लान कहते हैं, तो ये 3 जून 1947 का प्लान था माउंटबेटन प्लान। इसी को डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, है ना, इसी को डिकी बर्ड प्लान कह लीजिए, बाल्कन प्लान भी कह लेते हैं इसी को। तो बाल्कन प्लान, डिकी बर्ड प्लान, ये माउंटबेटन प्लान जो था वो जो है जून 1947 का था, 3 जून को ये आया था, राइट। तो ये ठीक है। और साइमन कमीशन का प्रपोजल पूछ रहा है कि साइमन कमीशन का प्रपोजल कब आया था भारत को? तो साइमन कमीशन का गठन तो नवंबर 1927 में था, गठन तो नवंबर 1927 में था, लेकिन साइमन कमीशन भारत पहुंचा था कब? 3 फरवरी 1928 को। तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा। हालांकि रिपोर्ट इसने बहुत टाइम बाद दी, 1930 में इसने रिपोर्ट अपनी जो है सबमिट की थी, वो अलग चीज है, वो अभी आप लोग को यहाँ पर नहीं जानना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर मिल गया है सभी लोगों को। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन और हैं, आगे बढ़ो। 73rd,
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये तो बेसिक है ना, क्या लिखेंगे इसका? 1950 में जब हमारा संविधान बना था ना, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जिनको जो है उस समय कुल मिलाकर 22 भागों में रखा गया था। अब कितने सारे संशोधन हो गए, तो संशोधन मिला दो तो भाग तो कम से कम 25 चले गए आज के टाइम। आर्टिकल्स मोर देन 450 चले गए, 450 से भी ऊपर आर्टिकल चले गए। और अनुसूचियां अब 8 की बजाय कितनी हमारे पास में है? 12। तो आज हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन हमसे रियल पूछ रहा है, तो रियल जो है वो ये है, हाँ ये है रियल वाला, है ना, ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? पहली बात देखो, निर्वाचक मंडल मतलब कौन सा अनुच्छेद याद करना चाहिए आपको? 50, हाँ कंफ्यूजन जा रहे हो? निर्वाचक मंडल में 54 आता है ना। मैं यहां पर बता दूं आपको, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अनुच्छेद 54 है। और अनुच्छेद 54 के तहत, पहले मैं अपने शब्द में बताता हूं फिर ऑप्शंस पढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 के हिसाब से जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। एक होते हैं ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट या ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित को हाईलाइट करना है, ये होते हैं। दूसरा, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम, अगेन करो, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली याद रखना फ्रेंड्स प्लीज, काउंसिल नहीं, राज्य विधान सभा नॉट परिषद, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित, ओनली निर्वाचित, मनोनीत नहीं, जिनका मनोनयन राष्ट्रपति करता है 12 का राज्यसभा में, वो नहीं। और राज्य विधान परिषदें जिन 6 राज्यों में, वहां पर विधान परिषदों में जो राज्यपाल मनोनीत करता, वो भी नहीं। और तब बाद में जोड़ा गया था ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, बाद में दिल्ली पुडुचेरी को भी जोड़ा गया था। अब ये 3 थे हमारे पास। अब हम जरा प्रश्न पढ़ते हैं, पूछा था ना कि कौन लोग शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखो, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि कौन से, हमें क्या कह रहे हैं कि कौन शामिल होते हैं ना। तो सवाल क्या था, कौन शामिल होते, तो पहला सही नहीं। मतलब ये तो ठीक है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित, ये ठीक है, लेकिन संसद के निर्वाचित शब्द कहां गया? संसद के आपने दोनों सदस्य बोला, नहीं, सदस्यों में निर्वाचित लिखो, तो पहला ऑप्शन मेरे मुताबिक तो गलत है, हटाओ इसको। कौन शामिल आते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यहां तक की लाइन ठीक है, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब देखो, इसने एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया, गड़बड़ हो गई। विधान परिषद के सदस्य नहीं होते, विधान सभा के सदस्य होते हैं राज्यों से, तो ये भी गलत हो गए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही चल रहा है, बढ़िया मामला। और राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, ये भी ठीक हो गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। तो भाई हो ही तो गए। फिर कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, फिर आपने राज्य छोड़ दिया ना, तो ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इज ऑप्शन नंबर सी। 74वें का राइट आंसर सी लिख लेना। आर्टिकल 54 जब पढ़ेंगे आप लोग, वहां क्लियर होगा। 75 क्वेश्चन पाओ, जल्दी से आगे बढ़ो। विधान परिषद के बारे में कौन सा कथन गलत है? विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मात्र 6 राज्यों में है आज, और उन 6 राज्यों का नाम मैं आपको कई दफे बता चुका हूं, अभी आ रहा हूं उस पर, वेट। द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस हाउस इज 30 ईयर, सही है कि नहीं? राज्य विधान परिषद, परिषद पूछा जी, तो काउंसिल में 30 साल होनी चाहिए, सही है। राज्य विधानसभा होता तो 25 साल, लेकिन राज्य विधान परिषद है तो 30 साल, पहला ऑप्शन सही है। विधानसभा के सदस्य के लिए इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ये भी सही है। हमें गलत पिक करना है ना, ये दोनों ही सही है। इसमें न्यूनतम संख्या 40 होती है, अरे भाई ये भी सही, तीनों ही सही है, मतलब इसका आंसर भी डी निकल रहा है। नन ऑफ द अबव, कोई भी गलत नहीं है, तीनों सही है। यहां लिखी हुई तीनों बातें सही है। और मैंने जैसे आपसे कहा, मेरी बात समझना प्लीज, कि आज हमारे आज के वर्तमान समय में मात्र 6 ऐसे राज्य जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और उसका ट्रिक मैं कितनी बार बता चुका हूं, क्या थी ट्रिक? यूं आम बिकते हैं, ये ट्रिक है। कैसे? सुनो मेरी बात। यू मतलब यूपी, आ मतलब आंध्र प्रदेश, मा मतलब महाराष्ट्र, बी मतलब बिहार, क मतलब कर्नाटक, ते मतलब तेलंगाना। तो हो गए 6 राज्य। तो इन 6 राज्यों में आज विधानसभा के साथ विधान परिषद भी मौजूद है। तो ये भी एक अच्छा सवाल हमारा बन गया था, है ना, यूं आम बिकते हैं।
ट्रिक आपको याद रखनी। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, 76 रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो 76 का जो राइट आंसर आएगा वो हमने ऑलरेडी देख लिया, ये कर लेना। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कितनी बार पूछ गए? 1966-67 में हरित क्रांति भारत में आई थी। और विश्व में अगर पूछेगा तो विश्व में कौन थे जनक? नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, याद रखना। इस क्रांति को लाया गया था देश में फसल उत्पादन के लिए, जिसमें गेहूं भी था और साथ में जो है चावल भी था, लेकिन ज्यादा उपज किसकी हुई थी? गेहूं की। तो इसीलिए इसको कई बार व्हीट रिवोल्यूशन भी कह लेते हैं हम लोग, गेहूं क्रांति कह लेते हैं, क्योंकि गेहूं में बहुत बड़ी क्रांति आई थी, है ना। हाई यील्डेड जो सीड हमने बोए थे यहाँ पर। एमसीटी किसके बीच है? एमसीआर नहीं है, एमसीटी आना चाहिए, ये थ्रस्ट होना चाहिए। एमसीटी, एमसीटी किसके बीच में आता है बताओ? आप भूल जाते हो मेरे प्यारे साथियों। चलो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, कितनी बार बोल दिया, आप लिखा करो हमेशा। जैसे ये है ट्रांस हिमालय, हिंदी में लिखते हैं इसको ट्रांस हिमालय। ट्रांस के नीचे आता है महान हिमालय, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं ग्रेटर हिमालय। महान हिमालय के नीचे आता है निम्न हिमालय, जिसको लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय भी कहते हैं। और सबसे लास्ट में आता है क्या? शिवालिक हिमालय। पहले तो आपको ये चार चीजें ऐसे लिखनी पड़ती है कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, फिर जो है आपके पास में क्या है? बृहद हिमालय, फिर है क्या? मध्य हिमालय, जिसको निम्न हिमालय भी कहते हैं, और लास्ट में शिवालिक, जिसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। अब इनके बीच की बाउंड्रीज देखो क्या है। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच की जो बाउंड्री है, इसको कहते हैं हम लोग सच्चर क्षेत्र। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं पहले, इसको सच्चर क्षेत्र यानी सच्चर जोन कहते हैं, राइट। ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में आता है एमबीटी, एमसीटी एक्चुअली यहां पर आता है एमसीटी। हमसे सवाल क्या पूछा था? एमबीटी या एमसीटी? सवाल क्या था? एमसीटी था, एमसीटी था ना। तो ये एमसीटी। इसके बाद जो है लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एमबीटी। अब इसका मतलब है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश, क्षेत्रीय भुजा भ्रंश कहना इसको ज्यादा अच्छा है। तो ये एमसीटी किसके बीच में? ग्रेट हिमालय लेसर हिमालय। ऑप्शन देख लो है कि नहीं। फिर हमने देखा लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा भ्रंश आती है। और लास्ट में शिवालिक के और तराई के बीच में, तराई को मैं गंगा का मैदान भी लिख सकता हूँ, समझना, इसके बीच में आता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF। तो भाई ये चार ही तो चीजें हैं, सच्चर जोन, एमसीटी, एमबीटी और HFF। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है ना। मेरे लिए कहने को आसान है कि आसान है, बट आसान है नहीं। बार बार रिपीट करोगे तो हो जाएगा, है ना। स्टॉप से हमेशा सच्चर क्षेत्र चलना, फिर एमसीटी, फिर एमबीटी, है ना। और आफ्टर दैट लास्ट में आ जाएगा आपका शिवालिक में HFF। तो ऑप्शन क्या मिलेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिफू, हाँ ये दर्श गलत हो गया भाई। अच्छा भाई इतनी माफी दे देना मुझे यहाँ, क्योंकि टाइपिस्ट से कई बार मिस्टेक हो जाती है। दर्रा लिखा था मैंने, नवल की दर्श, और दर्रा मतलब होता है पास। तो दिफू पास कहाँ पर है सर? ये अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है किससे? म्यांमार से। तो ये अरुणाचल और म्यांमार के बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा, अरुणाचल प्रदेश। वन लाइनर क्वेश्चन है। जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। ये सवाल कितनी बार मैं रिपीट करवा चुका हूं, बारंबार मैं ये सवाल आपको करवा रहा हूं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियां। कार्डमम हिल्स भी वही है, केरल में, मुख्य रूप से केरल तमिलनाडु के पास ना, केरल में। अन्नामलाई हिल्स भी मुख्य रूप से केरल में ही है। और सह्याद्री हिल्स जो है, ये किसको कहते हैं हम लोग? पश्चिमी घाट को कहते हैं। तो सह्याद्री तो पश्चिमी घाट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं बताओगे तो भाई बहुत बड़ा तूफान लाऊंगा आज इधर। बताओ कौन सी है? ठीक है, मेन रूप से आप ये तीन तो एटलीस्ट याद रख सकते हो। 1465 है गोदावरी की, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, जिसको जो है हम लोग दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं, है ना। और दूसरी है इसके बाद में देखो कृष्णा नदी, जैसे 401 है, 1401 सॉरी। और यहाँ पर ताप्ती नदी 724, ताप्ती नदी निकलती है आपकी मुल्तई से। ऊपर गोदावरी नदी की बात करेंगे तो त्र्यंबकेश्वर नामक जो जगह है महाराष्ट्र में, तो त्र्यंबकेश्वर से जो है ये नदी यहाँ पर निकल जाती है। तो भाई एटलीस्ट आपको मेरे प्यारे साथियों इतना तो याद रखना पड़ेगा ना। और ताप्ती नदी की विशेषता पता क्या है? ताप्ती नदी पर उकाई डैम है। उकाई बांध को ही क्या कहते हैं आप लोग? इको नाम से बल्लभ सागर बांध कहते हैं। तो बाई चांस से सवाल बनते हैं कि उकाई बांध कहाँ पर है, इसी को बल्लभ सागर बांध कहते हैं। तो उकाई बांध जो है वो है मेरे प्यारे साथियों ताप्ती नदी के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन आज के पेपर में बड़ी मिस्टेक हो रखी है भाई, है ना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए, आपको भी नहीं बोलूंगा और टाइपिस्ट को भी नहीं, क्योंकि मैंने शायद चेक नहीं किया था पेपर, टाइम नहीं था ना।
तो अब आप खुद सोचो ना, एमएसपी कितने फसलों पर मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी फसलों पर मिलता है। अब कैसे ऑप्शन चेंज करूं, इसी को चेंज कर लेता हूं, ये 23 फसलों पर मिलता है। एमएसपी जो है वो 23 फसलों पर मिलता है। मेरी बात समझो साथियों, एक बात समझो मेरी बात। अब कई सारे लोग शायद ऐसा क्लेम करेंगे, नहीं गुरुजी आप भी गलत बोल रहे हो, 23 फसलों पर मिलता है। हमने तो पढ़ा था कि 22 फसलों पर एमएसपी मिलता है और प्लस एक फसल पर मिलता है एफआरपी। दोनों को मिलाकर है तो वो भी एमएसपी का ही पार्ट ना, तो दोनों को मिलाकर 23 ऐसी फसलें जिन पर एमएसपी मिलता है। प्लीज हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं मिस टाइप भी है तो मैं उसके लिए इधर खड़ा हूं, मैं आपको सही करेक्शन करके दे रहा हूं, बता रहा हूं चीजें। सो इन चीजों को कभी कभी इग्नोर कर लेना है ना, हर पेपर में इतनी मिस्टेक्स नहीं होती है, और ये भी नहीं कहूंगा कि पेपर में मिस्टेक्स नहीं होंगी। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे टाइपिंग्स आयोग 8-8, 10-10 कर ले रहा है, तो मतलब मैं बोलूंगा तो ये कि नहीं करेंगे हम भविष्य में ऐसी गलतियां, लेकिन अगर हो रही हैं तो भाई इसके लिए क्षमा प्रार्थी, और करेक्शन में यहीं पर करा रहा हूं, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, समझो। अब देखो ये एफआरपी क्या है, एफआरपी का फुल फॉर्म है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। और ये जो मिलता है ना, ये एक फसल पर मिलता है सिर्फ, और वो एक फसल कौन सी है, वो है गन्ना। तो जो शुगर केन है, गन्ना है, इस पर मिलता है एफआरपी। और बाकी की जो 22 फसलें हैं, मैं नाम नहीं लिखवाऊंगा अभी सारी फसलों के, समझो मेरी बात, हम क्लास न करके टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो 22 फसलों पर आपको एमएसपी अलग से मिलता है। हाँ इतना मैं आपको बता देता हूं कि उन 22 फसलों में से 14 जो है खरीफ की फसलें हैं, है ना, 6 उसमें क्या है, राबी की फसलें, 14 से 20 हो गया, और 2 उसमें वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, 2 उसमें वाणिज्यिक हैं। तो 22 फसलों पर टोटल क्या मिलती है आपकी एमएसपी, प्लस एक रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है आपका गन्ने पर। तो कल को अगर एग्जाम में पूछा कि एमएसपी कुल कितने फसलों पर मिलता है, तो फिर आप 23 लिखोगे, ना 15, ना 30, ना 20, ना 25, है ना, इसमें लिखोगे आप लोग 23। तो एमएसपी मिलता है 23 फसलों पर। गन्ने को मिलता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है प्राइस, सरकार जो है एक ऐसा प्राइस सोचती है किसानों के लिए, जिस पर ये किसानों को कहती है कि आप उगाओ, क्योंकि देखो एक किसान को डर है ना कि अभी मैं इतना पैसा लगा दूं, मेहनत कर लूं, और कल को फसल ही नहीं हुई तो, या मैंने फसल तो बो दी लेकिन मुझे कोई खरीदार नहीं मिला तो मेरी फसल तो नष्ट हो जाएगी। तो तब हमारी देश की सरकार ने कहा है कि हम क्या करेंगे कि ये जो देश की सबसे बड़ी फसलें जिनके बिना जीवन अधूरा है, अब धान चावल इत्यादि इत्यादि तो सब खाते हैं, है ना, गेहूं गन्ना एंड ऑल, तो ये वो बड़ी फसलें हैं जिन पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा खेती करनी चाहिए। तो उसकी गारंटी सरकार देती है, कहती है कि अगर आपकी फसल नहीं बिकी बाजार में, तो वहीं हमारी जो मंडी होती है, बाजार में मंडी लगती है ना, देहरादून की मंडी कहाँ है, ये सहारनपुर वाली मंडी, सहारनपुर यूपी में जाना है, ये हमारे सहारनपुर चौक वाली की मैं बात कर रहा हूँ, तो सहारनपुर चौक पे निरंजनपुर मंडी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहां पर लगती है मंडी। तो वहां पर एपीएमसीज होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट, एपीएमसीज होते हैं कमिटीज। तो जो एपीएमसीज होती है वो फिर किसान से खरीद लेती है उस प्राइस पर जो सरकार ने दिया होता है कि अगर कोई बाहरी खरीदार नहीं मिला तो हम खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए गेहूं, लेट करो मैं कि गेहूं का जो एमएसपी हो पर क्विंटल पे, लेट करो मैं, तो मान लीजिए 1800 रुपए, तो अगर 1800 से ऊपर आप किसी को बेच पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बेचो, आप किसान हो, आप फायदा कमाओ, बेचो। लेकिन अगर कोई नहीं खरीदेगा तो 1800 में आपसे 1 क्विंटल गेहूं जो है सरकार खरीदेगी। पर सरकार में मोदी जी नहीं आएंगे ना झोला लेकर, वो आपको जाना पड़ेगा एपीएमसी में, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज में जाना पड़ेगा, और वहां पर आपकी जो है फसल बिक जाएगी। ये मिनिमम सपोर्ट है, तो इससे किसान को अश्योरिटी रहती है कि चलो मैं खेती कर लेता हूं, कल को नुकसान नहीं झेलूंगा, अगर नहीं भी हुआ मेरा फसल तो मैं एपीएमसी में बेच लूंगा, मतलब नहीं हुआ फसल में कहीं बिक्री नहीं हुई तो मैं वहां बेच दूंगा। तो ये अच्छा सवाल है, 23 फसल, ठीक है भाई। सब प्राइम क्राइसिस, मुझे 2008 याद आ रहा है, सब प्राइम क्राइसिस जो आया था ना, ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये एक इकोनॉमिक रिसेशन, एक आर्थिक मंदी है। और 2008 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छाई थी, और उसी समय जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए, वहां पर भी कई सारी कंपनियों को जो है आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ा। और वहीं पर फिर एक टर्म जो है चर्चा में रहा था, जिस टर्म का नाम है सब प्राइम क्राइसिस। तो क्राइसिस मतलब मंदी, है ना, विश्व में जो है पैसों की कमी, है ना, या इत्यादि जो है इकोनॉमिक क्राइसिस उत्पन्न हुई थी। तो ऑप्शन ए लिख लेना, 83rd। 84 था, अ कंट्री इज सेड टू बी अ डेट ट्रैप। कोई भी देश जो है ऋण कर्जे में या ऋण का जो जाल है इसमें कब डूबता है। अच्छा, मैं ऋण के जाल में कैसे डूबूंगा, मुझे नहीं पता देश कैसे डूबता, मैं अपनी बात करता हूं। अनूप सर ने मान लीजिए कि मानसी से लिए थे 1000 रुपए उधार, अब मानसी वापस मांग रही है 1000 रुपए उधार, लेकिन भाई अभी तो मेरे पास देने के लिए है नहीं, तो मैं वो 1000 रुपए क्या कर दूंगा, सूरज से उधार मांग लूंगा। आपकी उधारी चुकाने के लिए मैंने उनसे उधार मांग लिया,
अपने से मैंने नहीं दिया, मतलब मेरा वो जो 1000 रुपए का बर्डन था वो खत्म नहीं हुआ। पहले मैंने आपको चुकाना था, मुझे उनको चुकाना है। कल को सूरज ने मुझसे बोला सर 1000 रुपए दीजिए, फिर मैंने तीसरे से बोला यार मुझे को 1000 रुपए चाहिए, मैंने किसी के देने, उससे 1000 रुपए लिए आपको दे दिए, फिर मुझे वहां चुकानी पड़ेगी। तो मैं ये उधारी के जाल में फंसा जा रहा हूं, मैं निकला नहीं हूं इस उधारी के जाल से, फंसता जा रहा हूं। एक का उधार चुकाने के लिए दूसरे से उधार मांगना पड़ रहा है, दूसरे का उधार चुकाने के लिए किसी और से मांगना पड़ रहा है। तो अब इसी को हम यहाँ रख लेकर यहाँ रखकर देखते हैं। सुनो मेरी बात, कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा लागू की गई शर्तों को मानना पड़ता है। नहीं, ये तो सबको मानना पड़ता है, ये सही जवाब नहीं है। बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होगा, इसके आगे कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, यही तो सही है कि मैंने जिसका ऋण चुकाना है पर ऋण के ऊपर ब्याज भी देना है। इनसे 1000 रुपए लिया था, क्या पता 1000 रुपए में कल को कह दें कि सर जब 6 महीने बाद लौटाओगे तो 1200 देना पड़ेगा, 200 ब्याज देना पड़ेगा, उसको ब्याज को देने के लिए भी फिर मुझे ऋण उठाना पड़ रहा है। तो भाई यही सही डेफिनेशन है ऋणदाता एंड ऑल, मैं बाकी पढ़ूंगा भी नहीं। तो इसका है इट हैज टू बोरो टू पे इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डेट, जो भी हमारा डेट है उसको जो है चुकाने के लिए ना, आउटस्टैंडिंग तो नहीं आना चाहिए, जो भी रिमेन डेट जो है ना। चलिए ये भी क्लियर है। अब देखो यहां से तो ये वन लाइनर्स आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। हाँ, कुछ बच्चों की ये क्वेरीज आ रही थी ऑनलाइन क्लास में कि सर रीजनिंग भी करा दो। जैसे मैंने कहा ना, देखो ऑलरेडी हमें शायद 1-1.25 घंटा के आसपास क्लास हो गई, फिर अभी आपकी उत्तराखंड की क्लास होगी, तो समय थोड़ा कम लगता है। बट मैं एक प्लान और कर रहा हूँ कि हो सकता है कि हर पेपर के जो रीजनिंग वाले सेट हैं मैं अलग से उनको एक्सप्लेन करके अलग से वीडियो अपलोड एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ उसकी, ताकि आपको भी मदद मिल जाए कि चलो डिटेलिंग मिल जाए ना। बताओ जरा इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, न बल्कि ऑपरेटिंग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। यूआरएल क्या है? ऑप्शन नंबर डी, www.espclasses, सीधे पहुंच जाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी 86। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है? इनियक है, मैंने इससे 2 क्लास पहले करवा रखी है, सारे पांचों की पांचों जनरेशन बता दी। इनियक फर्स्ट जनरेशन है, मार्क 1 भी फर्स्ट जनरेशन है, और पंचम परम जो है ये 5th जनरेशन है सुपर कंप्यूटर। तो इसका 1 और 2 यानी कि ऑप्शन डी ठीक है, दोनों ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। पीसी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स? सर पीसी जो है आपका माइक्रो कंप्यूटर्स में आता है, ऑप्शन नंबर डी है ना, 88D। इसका बताओ जरा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर बेस्ड ऑन द पर्पस? अगर इसका बता दिया तो आंसर दीजिए जल्दी से, है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा 4। इसको एक बार रीचेक जरूर कर लेना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इस बारे में, लेकिन आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर बी है ना, बट आई एम स्टिल नॉट गिविंग यू 100% अश्योरिटी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 89। प्लीज गो एंड चेक वंस, ठीक है, एक बार जरूर देख लेना, है ना। ऑप्शन नंबर बी। रोम, रोम क्या है? वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है? नॉन वॉलेटाइल है, तो इट इज नॉन वॉलेटाइल। ऑप्शन नंबर बी लिख देना, रीड ओनली मेमोरी ना, रोम। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। रीजनिंग कर पाए थे आप? 91 का राइट आंसर क्या लिखा? 91 का राइट आंसर एनी वन ऑफ यू? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 92 का नहीं किया? ऑप्शन नंबर डी नारंगी। हाँ, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट बताओ 93 का क्या निकला सूरज? नहीं, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। डी निकला? नहीं निकला। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अब मुझे तो भाई ये आंसर दिए गए हैं सर के द्वारा, तो एक बार चेक कर लेते हैं कहां बच गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ फटाफट। 95 का राइट आंसर क्या निकला? 94, अच्छा 4 छूट गया। 94 का क्या है? ए है। 94 का क्या है? ए, साउथ। 95 ऑप्शन नंबर सी, यानी पी सही निकलेगा। 96 का तो खैर इजी होगा आप लोगों के लिए, क्या निकला? बी निकला ना, 36। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 12 दूनी 24, 12 36, 13 दूनी 26, 13 दूनी 40 निकल रहा है, तो 36 ऑप्शन बी। 97 का क्या निकला? 1, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो इसका टुमारो जो है बिल्कुल सही है। 98 मिस टाइप है, इसको छोड़ दो। 98 मिस टाइप है, मैं आपको भी नहीं भ्रमित करूंगा, 98 छोड़ देना, भी ये मिस टाइप हो रखा है। 99 का क्या निकला? हाँ जी, 17 यू मीन टू से 17 या 70? 70 है ना, ऑप्शन डी सही लिख लेना, ऑप्शन डी। और 100 से में क्या लग रहा है? इसका भी ऑप्शन नंबर डी। 100 का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 सही आ रहा है, ठीक है, 7 सही आ रहा है बस। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि रीजनिंग पे कभी डिटेल में चर्चा कर पाऊं आप लोगों से,
तो ये था मेरा सेशन आज के लिए इनफ। अब आप दूसरे सेशन में सर के साथ क्लास कंटिन्यू कीजिए एंड टिल देन मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।